हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम देखने जा रहे हैं वाई इंडियंस लिविंग अब्रॉड आर कमिंग बैक टू इंडिया। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं अभी। इंडिया के इतिहास में पहली बार फॉरेन कंट्रीज में सेटल्ड इंडियंस भारी मात्रा में वापस से लौट के इंडिया आना चाहते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? जहां पर एक समय में मैक्सिमम इंडियंस फर्दर स्टडीज या जॉब्स के लिए फॉरेन कंट्रीज चले जाया करते थे, आज उल्टा अब्रॉड से हमारे एनआरआईज इंडिया वापस आना चाहते हैं। 5 फॉरेन कंट्रीज में रह रहे इंडियंस का जब एक सर्वे लिया गया तो उसमें कुछ बहुत ही शॉकिंग आंसर्स मिले। सर्वे किए गए 60% इंडियंस ने कहा कि वो अपने देश को छोड़कर दोबारा से इंडिया लौटना चाहते हैं। अब 60% ये काफी बड़ा नंबर है। अगर इतने परसेंटेज में लोग वापस से इंडिया आ जाते हैं ना, तो ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि आज तक इंडिया से गए एनआरआईज कभी भी इतने बड़े नंबर में वापस इंडिया नहीं आए। दूसरी बात, आप जानते होंगे हर साल लाखों की तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड चले जाया करते थे हायर स्टडीज करने के लिए। ये बच्चे लिटरली हमारे देश के फ्यूचर है, जो अब तक किसी और देश में चले जाया करते थे अपना फ्यूचर बनाने के लिए। लेकिन अभी एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज मिल रही है। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के सीईओ का यह कहना है कि इंडियन स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस में एक 40% का ड्रॉप आया। नाउ अगेन 40% इज अ वेरी स्टीप डिक्लाइन। एंड नेक्स्ट, हु कैन फॉरगेट अबाउट आईआईटीएंस। एक टाइम पर आपको याद ही होगा, एक कहावत बहुत मशहूर हुआ करती थी कि आईआईटीएंस का ना एक पैर इंडिया में और दूसरा पैर एयर इंडिया में होता है। लेकिन आज 2021 के डेटा के हिसाब से 10,000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 200 से भी कम बच्चों ने अब्रॉड के जॉब ऑफर्स को एक्सेप्ट किया था। बाकी सारे आईआईटीएंस इंडिया में ही रहना चाहते थे। आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स में तो स्पेसिफिकली एक 50% का ड्रॉप देखने मिला है इन स्टूडेंट्स हु वांट टू वर्क अब्रॉड। इसके अलावा इंडियन डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, जिन डॉक्टर्स की फॉरेन कंट्रीज में बहुत डिमांड है, वहां पे तक एक 48% का डिप आया है उन डॉक्टर्स में जो अब्रॉड जाना चाहते हैं। यानी कि 2017 के डेटा के हिसाब से 48% कम डॉक्टर्स अब फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं और इंडिया में ही प्रैक्टिस करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन होल्ड ऑन जरा एक मिनट, ये बच्चे जो आज इंडिया में ही रहना चाहते हैं या फिर इंडिया वापस आना चाहते हैं, लेकिन आज इंडिया की स्थिति क्या है? इंडिया में बेरोजगारी पीक पर है, स्टार्टअप बबल बर्स्ट हो रहा है, कितने स्टार्टअप्स तो बंद हो रहे हैं। फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने आज भी इंडिया का इंफ्रा, इंडियन रोड्स को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो ऐसे में भी द क्वेश्चन इज व्हाई स्टिल इंडिया? इंडिया में अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी बात करें तो वो फॉरेन कंट्रीज के मुकाबले काफी लो है। और अब तक तो इंडियन माइंडसेट ही ऐसा कुछ था ना कि हमारी और आपकी जनरेशन के जो इंडियंस हैं, उनके लिए फॉरेन जाकर सेटल होना ही लाइफ का अल्टीमेट गोल हुआ करता था। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पर्सनली ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मेरे स्कूल बैच से ऑलमोस्ट हर एक बच्चा, और मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, हर एक बच्चा उस वक्त या तो यूएस, यूके, कनाडा या तो आयरलैंड, जर्मनी जैसे देश में अब्रॉड स्टडी के लिए जाने की प्लानिंग कर रहा था। और उसके बाद कितने लोग तो वहां पे चले भी गए। मैं अगर आंकड़ों में बताऊं तो 70 से 80% मेरे स्कूल बैच के लोग फॉरेन कंट्रीज में चले गए। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अब वही इंडियंस वापस इंडिया लौटना चाहते हैं, और जो इंडिया में है वो इंडिया में ही रहना चाहते हैं। क्या ये इंडियंस वापस बाय चॉइस आ रहे हैं या इनकी कोई मजबूरी है? वेल, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दोनों। एक बड़े लेवल पर ग्लोबल डायनामिक शिफ्ट हो रहा है, जिसके वजह से पिछले 3 से 4 सालों में इंडिया इन्हें कुछ ऐसी फैसिलिटीज दे पा रहा है जो यूएस, यूके और कनाडा जैसी कंट्रीज नहीं दे पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आज से कुछ समय पहले क्या किसी ने ऐसा सोचा था कि इंडियन कंपनीज अमेरिकन एमएनसी से ज्यादा पे करने लगेगी, जो कि आज इंडिया के कई कंपनीज में हो रहा है। एजुकेशन सेक्टर ही देख लो, आज इंडिया में भी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज ओपन हो चुकी है जो लिटरली फॉरेन लेवल की पढ़ाई और फैसिलिटीज इंडिया में ही प्रोवाइड कर रही है। आज इंडियन मार्केट्स में भी कुछ ऐसे कंडीशंस बन गए हैं कि दुनिया के सारे इन्वेस्टर्स की नजर इंडिया पर आ चुकी है। एंड आई बेट इन चीजों के बारे में आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बताएगी। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी कारण हैं जो इन इंडियंस को मजबूर कर रहे हैं दूसरे देशों से निकलने के लिए, जैसे जॉब लेऑफ्स। साल 2023 सारे इंडियन आईटी स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वर्स्ट ईयर था, क्योंकि इसी साल यूएस के आईटी जॉब्स में 99% का हिस्टोरिक डिप आया था। इनफैक्ट सिर्फ इस एक साल में ही करीब 2,26,000 इंडियंस को जॉब से निकाल दिया गया।
और निकलते ही उन लेड ऑफ इंडियंस को गवर्नमेंट से एक नोटिस भी मिल गई कि अगर उन्हें 60 डेज के अंदर कोई नया जॉब नहीं मिला तो उन्हें वापस से इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। Thousands of Indians are at the risk of being deported from the US. That's because they are among over 2 lakh tech workers who've lost their jobs this year. 60 calendar days. That's the window that laid off H-1B visa holders in the US have to find a new employer to sponsor their visa. Now just imagine, वहां पर रह रहे इंडियंस को ये सुनते ही कैसा लगा होगा। इनमें से कितने इंडियंस की तो सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि उन्होंने जो एजुकेशन लोन्स लिए थे उसकी ईएमआई भरने के लिए तक पैसे उनके पास नहीं बचे थे। वो कंप्लीटली अपने जॉब पर ही डिपेंडेंट थे जहां से उन्हें फायर कर दिया गया था। And the sudden changes have made a drastic impact on my life. But they changed it overnight, right? This is youth exploitation. They called us here, now they want us to leave. I'm really worried about my future here. कई लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि वो भूख हड़ताल करने लगे थे और कुछ लोग रास्तों पर उतरकर जस्टिस मार्च निकाल रहे थे। लेकिन ये सब के बावजूद अनफॉर्चुनेटली लेऑफ्स आज तक चालू है। आपने खुद कितने न्यूज सुने होंगे, गूगल ने 12,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, डेल, नाइकी, पैरामाउंट, इन सब ने या तो अपने कई एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया या फिर अनाउंस कर दिया कि जल्द ही करने वाले हैं, विच इज अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन कि इंडियंस भारी मात्रा में इंडिया वापस लौट के आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो अगला रीजन है वो मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा शॉकिंग भी आपको लगेगा। मुझे बताओ, इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने ही क्यों जाते थे? वेल, इंडियन स्टूडेंट्स की मोस्टली 3 कंप्लेंट्स होती थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर। पहली कि इंडिया में कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि इंडिया में लेट्स से अगर मैं एक साइंस स्टूडेंट हूं और अगर मुझे अकाउंटेंसी में भी इंटरेस्ट है तो आई एम नॉट अलाउड टू परस्यू दैट बिकॉज आई एम अ साइंस स्टूडेंट। लेकिन यूएस में आप साइंस डिग्री के साथ लैंग्वेजेस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स जैसे बाकी कोई भी फील्ड के कोर्सेज को साइमल्टेनियसली परस्यू कर सकते हो। सो यानी कि आप एक ऐसा भी कोर्स ले सकते हो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और दूसरा एक ऐसा कोर्स ले सकते हो जो आपका पैशन है। बट इंडिया में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। दूसरी प्रॉब्लम, लैक ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस। इंडिया में समझो एक स्टूडेंट को अगर एमबीए करना है तो उसे मोस्टली ऐसे प्रोफेसर्स गाइड करते हैं जिनमें से कईयों को खुद सफिशिएंट इंडस्ट्री रिलेटेड नॉलेज ही नहीं होता। उन्होंने खुद प्रैक्टिकली कोई कंपनी या प्रोजेक्ट मैनेज नहीं किया होता है, कोई कंपनी को स्केल नहीं किया होता है, बिजनेस मॉडल्स क्रिएट नहीं किए होते और उनके खुद के एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स प्रैक्टिकल नहीं होते। उन्हें सिर्फ मोस्टली थियरी का नॉलेज होता है। सो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स को उतने अच्छे तरीके से मेंटोरिंग नहीं दे पाते। एंड दिस लीड्स टू आवर प्रॉब्लम नंबर 3, लैक ऑफ इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल्स। मतलब मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम टेक्निकल नॉलेज से किताबी नॉलेज पर कितना ज्यादा फोकस करता है। आई मीन इस वजह से प्रीडोमिनेंटली इंडिया में एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि एक तरफ इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, पर दूसरी तरफ इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी ग्रो कर रहा है, विच इज अ पैराडॉक्स, राइट? मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो हो रहा है, कंपनीज को ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए, बट इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है जबकि ग्रेजुएट्स ऑल टाइम हाई होते जा रहे हैं। वेल, द रीजन इज बिकॉज स्टार्टअप्स को और कंपनीज को स्किल्ड एम्प्लॉयज चाहिए, वो एम्प्लॉयज जो अपने साथ प्रैक्टिकल स्किल्स लाते हैं। हम हर साल लाखों पढ़े लिखे बच्चे तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ खास नहीं मिल रहा क्योंकि उन्होंने कभी भी फील्ड में काम नहीं किया। बट इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए अब इंडिया में कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज भी खुल गए हैं जो यूएस लेवल का एजुकेशन और फैसिलिटीज इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। आई नो सुनने में थोड़ा सा अनबिलीवेबल मे भी आपको लग रहा होगा, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है पंजाब जलंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसने अपने करिकुलम में 3 मेजर चेंजेस लाए। इस केस स्टडी से आपको समझ में आएगा कि कैसे भारत में कुछ अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। सबसे पहले प्रॉब्लम की जैसे हमने बात की थी कि इंडिया में कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसके लिए ये यूनिवर्सिटी आपको एक स्पेसिफिक मेजर सब्जेक्ट के साथ किसी भी दूसरे फील्ड के माइनर सब्जेक्ट को चुनने का मौका देती है। यानी कि अगर आपने इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया हो तो उसके साथ आप फोटोग्राफी, म्यूजिक, अकाउंट्स, सोशियोलॉजी जैसे बाकी के भी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इस सब के साथ किसी भी करियर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्किल है आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपके इंटरव्यू स्किल्स, आपका स्किल कि आप फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा क्रिएट करो। तो इसके लिए भी इनका एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जो फर्स्ट ईयर से ही टेक्निकल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाकर बच्चों को प्लेसमेंट के इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर करवाता है। एंड ट्रस्ट मी, आज के टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल जितना इंपॉर्टेंट है, आई डोंट थिंक कि और कोई दूसरा भी स्किल होगा जो उसके करीब भी आता होगा, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल ऑल परवेजिव है।
यानी कि आपके हर पार्ट ऑफ योर लाइफ में वो काम में आने वाला है। अगर आप टीम वर्क में इन्वॉल्व होते हो तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा काम में आएगा। मैनेजमेंट में जाते हो, लीडरशिप के लिए जाते हो, इवन आप कोई टेक्निकल काम भी कर रहे हो तो भी अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो आप टीम के साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर पाओगे, एक अच्छा टीम प्लेयर नहीं बन पाओगे। सेकंड प्रॉब्लम इंडियन यूनिवर्सिटीज में है लैक ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस। तो इसके लिए एलपीयू अपने स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करवाती है ताकि बच्चों को पता चले कि इंडस्ट्री की एग्जैक्टली क्या डिमांड है। और कुछ बच्चों को तो डायरेक्टली बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कनेक्ट करने का भी मौका मिलता है फॉर पर्सनल मेंटरशिप, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। अब तीसरी प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल्स। यूजुअली बाकी के यूनिवर्सिटीज में थियोरेटिकल सिलेबस पढ़ाया जाता है जो कि काफी आउटडेटेड हो चुका है, सभी को मालूम है। बट इस यूनिवर्सिटी में हर साल मॉडर्न वर्ल्ड के डिमांड्स के हिसाब से इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स की मदद से सिलेबस को कॉन्स्टेंटली रीडिजाइन और अपग्रेड किया जाता है। जैसे अभी फ्यूचर में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब्जेक्ट्स का काफी ज्यादा स्कोप होने वाला है। तो एलपीयू ने इन सभी सब्जेक्ट्स को अभी से ही अपने करिकुलम में ऐड भी कर लिया है। और सिर्फ थियोरेटिकल स्किल्स ही नहीं, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिले, इसीलिए एलपीयू ने स्टूडेंट्स के लिए वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी करिकुलम में ऐड किए। इसमें बेसिकली बच्चों को फ्यूचरेंस और के एल्वियम जैसे कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट कंपनीज के साथ डेली के 4 से 5 घंटे काम करने होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में यूजुअली एक कैंडिडेट के सर्टिफिकेशंस भी देखे जाते हैं, तो उसके लिए भी एलपीयू जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स को जावा और ओरेकल जैसे मोस्ट इन डिमांड सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी ट्राई करती है कि बच्चों को थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का भी सर्टिफिकेशन मिले ताकि वो ग्रेजुएट होते ही सीधा इंडस्ट्री रेडी हो जाए। अब इसके अलावा फॉरेन यूनिवर्सिटीज ना पैशन सब्जेक्ट्स जैसे आर्ट्स और स्पोर्ट्स पर भी काफी ज्यादा फोकस करते हैं जो कई सारे इंडियन कॉलेजेस में नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन एलपीयू ने इन एरियाज पर भी ध्यान दिया है ताकि उनके स्टूडेंट्स का एक ऑल राउंडेड ग्रोथ हो सके। टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड स्पोर्ट्स, तो एलपीयू का कैंपस इतना बड़ा है कि यहाँ पर 30 वानखेड़े स्टेडियम्स आराम से फिट हो सकते हैं। इस कैंपस में हर साल स्पोर्ट्स, थिएटर और म्यूजिक से रिलेटेड कई सारे इवेंट्स होस्ट किए जाते हैं जिसमें सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उनके कोर्स का स्कोप फॉरेन में ज्यादा है तो ये यूनिवर्सिटी उन्हें काफी यूनिक ऑप्शन भी देती है। आप एलपीयू में 4 साल का कोर्स ले सकते हो जिसमें आपको 2 साल इंडिया में पढ़ाया जाएगा और बाकी के 2 साल कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको एलपीयू यूएस भेज देगी, वो भी कंप्लीटली अपने खर्चे पर। अब मैंने पर्सनली ऐसी तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखी है जो ये ऑप्शन भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है। मेरे हिसाब से एलपीयू जैसे यूनिवर्सिटीज अपना बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया में फॉरेन लेवल का एजुकेशन और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। काफी सक्सेसफुल लोग इनके एलुमनाई भी हैं जैसे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लोवलीना पुरुगहन। नाउ फॉर दोज हु आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग सिमिलर टू दिस, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके सारे डिटेल्स डाल दिए हैं। आप एलपीयू में पढ़ाई करना चाहते हो या इस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज अवेलेबल है ये इंक्वायर करना चाहते हो तो डेफिनेटली कंसिडर चेकिंग आउट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। सो डेफिनेटली ये भी एक मेजर रीजन है कि फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के लेवल की स्टडीज आज इंडियन इंस्टीट्यूट्स में भी अवेलेबल हो चुकी है और इसीलिए बहुत सारे इंडियंस इंडिया में ही पढ़ना चाहते हैं। अब तीसरे मेन रीजन की बात करने से पहले जरा इस वीडियो को देखना जहां पर इंडियंस एक काफी लंबी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। जानते हो ये इतनी लंबी लाइन किस जॉब के लिए है? एक कॉफी शॉप में एक वेटर के जॉब के लिए। और ये है हमारा तीसरा मेजर रीजन, इंटरनेशनल जॉब स्कैरसिटी। आज यूएस में जॉब मार्केट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। कई इंडियंस तो लिटरली 6-6 महीने से जॉब ढूंढ रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है। आईटी सेक्टर में भी जैसे मैंने आपको बताया काफी ज्यादा जॉब्स अफेक्टेड है। जिस आईटी जॉब्स के लिए हर साल लाखों इंडियंस यूएस जाया करते थे, पिछले साल वहां सिर्फ 700 आईटी जॉब ओपनिंग्स हुई है। इन्हीं जॉब्स के लिए एक समय पर 2.5 लाख जॉब वैकेंसीज निकला करती थी। इनफैक्ट रिसेंटली ही कनाडा ने भी ये नोटिस जारी कर लिया कि वो पहली बार उनके देश से भी फॉरेन वर्कर्स का नंबर कम करने वाले। बट फ्रेंड्स, एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अब से सारे इंडियंस जो देश के बाहर चले गए वो सब के सब वापस आने वाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी 13 लाख इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने गए हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंट की रिपोर्ट थी कि इंडियन मिलियनेयर्स भी अब दूसरे देशों में सेटल हो रहे हैं। लेकिन इस वीडियो से मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि ये ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज होते हुए दिख रहा है। कोई भी पैटर्न एक झटके में चेंज नहीं हो जाता, मतलब एकदम से रिवर्स नहीं हो जाता, राइट? ट्रेंड चेंज होने की शुरुआत हो जाती है और वो शुरुआत आज हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। कम संख्या में ही आज क्यों ना हो, आज इंडियंस वापस आने की शुरुआत कर चुके हैं। एक सेंटिमेंट डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है
और कई एनआरआईज के प्लान्स हैं कि वो फ्यूचर में इंडिया में ही सेटल होना चाहते हैं। एंड देयर आर मेनी स्टैट्स दैट आर क्लियरली प्रूविंग दिस। सो एसबी एनआरआई एक फिनटेक कंपनी है जिसके हेल्प से एनआरआईज इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। उसने दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में एनआरआईज का एक सर्वे लिया और पता लगाया कि करीब 60% इंडियंस अपनी रिटायरमेंट लाइफ इंडिया में ही बिताने वाले हैं। और इसके लिए उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करना भी शुरू कर दिया है, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन दे रियलाइज दिस कि अभी जितना भी मैसिव ग्रोथ होने वाला है वो इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा होने वाला है। यहाँ के स्टार्टअप सबसे ज्यादा ग्रो होंगे, बिकॉज यूएस काइंड ऑफ एक सैचुरेशन पॉइंट तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, बट इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है। और अगर आप ओवरऑल ट्रेंड भी देखोगे ना ऑफ एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, तो गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से इस साल वो 20% से बढ़ने वाला है। सो अब बात करते हैं कि इंडिया में एग्जैक्टली ऐसा क्या हो रहा है जो इन एनआरआईज को पूरी दुनिया में से इंडिया ही इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन लग रहा है और एक सेफ ऑप्शन, क्योंकि इंडियन एनआरआईज मतलब उनके पास काफी पैसा होता है। बिकॉज इंडियन डायस्पोरा अमेरिका जैसे कंट्री में एक बहुत ही एफ्लुएंट डायस्पोरा कंसिडर किया जाता है, जिनका ईयरली इनकम एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड इनकम से काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपेंडेबल और इन्वेस्टेबल कैश होता है। और इनको वो एक्स्ट्रा कैश को इन्वेस्ट करने के लिए आज इंडिया सबसे इंटरेस्टिंग जगह क्यों लग रही है। अब अगर आप ग्लोबल सिनेरियो देखोगे ना, तो वो कुछ ऐसा हो गया है कि पूरा यूरोप काइंड ऑफ रिसेशन में जा चुका है, जिसके पीछे एक बड़ा रीजन है ब्रेक्सिट और रशिया यूक्रेन वॉर। तो अभी फिलहाल इसी वजह से हो क्या रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज में इन्वेस्टर्स पैसा डालने से डर रहे। नेक्स्ट एशिया की बात करें तो जापान भी अक्टूबर दिसंबर 2023 के क्वार्टर से रिसेशन में ही चल रहा है। चाइना में तो इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है और चाइना अनस्टेबल कंट्री है। और दुबई और बाकी के गल्फ कंट्रीज में भी गाजा इजराइल वॉर की वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रखा है। तो इन नेशंस की इकोनॉमी अभी स्लो ही चल रही है, प्लस वॉर की वजह से वहां पर बिजनेस की सेफ्टी पर भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सो ऐसे सिचुएशन में अब कौन सी उभरती इकोनॉमी बची? वेल, बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज, और उन सब में से सरप्राइजिंगली इंडिया सबसे लीस्ट अफेक्टेड है इन फैक्टर्स से। हमारी इकोनॉमी ब्रेक्सिट हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो, यहाँ तक कि कोविड के बाद भी स्टेबल ही रही है, ग्रो कर रही है। आज के तारीख में इंडिया कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली भी काफी स्टेबल है, और इसीलिए आप देखोगे तो आज भी इंडियन स्टार्टअप्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स मिल रही है। इनफैक्ट आज इंडिया स्टार्टअप फंडिंग रिसीव करने वाली दुनिया की 4th लार्जेस्ट कंट्री बन चुकी है। सो डेफिनेटली दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर इंडियन इकोनॉमी, और इसीलिए रिच वेल्दी एनआरआईज के इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया एक काफी सेफ बेट है। अब इंट्रो में मैंने आपको ये भी बताया था कि आज कई आईआईटीएंस भी इंडिया में ही रहना प्रेफर कर रहे हैं और फॉरेन के जॉब ऑफर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन हो सकता है इंडिया का स्टार्टअप बूम कल्चर। बेसिकली आईआईटीएंस इंडिया में रहकर एंटरप्रेन्योर्स बनना प्रेफर कर रहे हैं ओवर यूएस जाकर किसी कंपनी में जॉब करना, और डेटा भी तो यही बता रहा है। आज इंडिया की हर मेजर आईआईटी से एटलीस्ट 250 सक्सेसफुल स्टार्टअप शुरू हो गए, और इन टोटल इंडिया में आईआईटीएंस ने 5489 स्टार्टअप्स अब तक शुरू भी कर लिए। अच्छा, इकोनॉमिक टाइम्स का ना एक काफी इंटरेस्टिंग डेटा मिला जो ये क्लेम करता है कि अभी एम्प्लॉइज को इंडियन कंपनीज में भी अच्छा खासा पे मिल रहा है एज कंपेयर टू फॉरेन कंपनीज। कई कंपनीज में तो ज्यादा भी मिल रहा है इंडियन कंपनीज में एज कंपेयर टू फॉरेन कंपनी। और हाँ, ये पे हाइक सिर्फ आईआईटीएंस के लिए नहीं है, बल्कि बाकी प्रोफेशंस में भी है। दरअसल प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म एऑन ने इंडिया के 45 सेक्टर्स के 1400 ऑर्गेनाइजेशंस में सर्वे कंडक्ट किया। उसमें उन्हें पता चला कि 2021 के बाद से ही इंडियन कंपनीज कुछ फॉरेन एमएनसी से भी ज्यादा पेमेंट हाइक्स दे रही है। ये रियली इंडिया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, एंड आई थिंक एक मेजर रीजन है जिस वजह से आईआईटीएंस आर प्रेफरिंग टू स्टे बैक इन इंडिया। अच्छा, यहाँ पर एक और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कई बार फॉरेन कंपनीज की सैलरीज दिखने में ज्यादा बड़ी लगती है, बट ये बात बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत हाई है। अब उसकी जगह पर आप इंडियन कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंसिडर करो। अगर आपको सेम सैलरी या उससे थोड़ी सी कम सैलरी इंडिया में मिल रही है, but still in India you are going to save a ton, because Indian cost of living, let's say US के cost of living के आसपास भी नहीं है। US में बहुत ज्यादा महंगाई है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं पीएचडीज की। आमतौर पर इंडिया से काफी सारे पीएचडीज अब्रॉड चले जाते हैं। इसके पीछे मेन रीजंस होते हैं कि इंडिया में उन्हें वो नेसेसरी फैसिलिटीज और स्पेशली ग्रांट्स नहीं मिलते, इवन उनके रिसर्चेस पर क्विक अप्रूवल्स नहीं मिलते एक्सेट्रा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली रामानुजन फेलोशिप, इंस्पायर प्रोग्राम और द रामलिंग स्वामी फेलोशिप जैसे कई सारे रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स को ग्रांट्स प्रोवाइड करेंगे। और ये इनिशिएटिव आई नो भले ही रिसेंटली ही शुरू हुआ हो, लेकिन टर्न्स आउट ये काफी सक्सेसफुल हो रहा है।
अब तक सिर्फ इस एक इनिशिएटिव से 500 इंडियन साइंटिस्ट वापस इंडिया आ भी चुके हैं। सो आई एम रियली हैप्पी कि इंडिया अपनी इस ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम को अब फाइनली सीरियसली ले रहा है और रिवर्स ब्रेन ड्रेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आप ही सोचो, अब तक इससे हमारे देश का काफी नुकसान हो रहा था, बिकॉज वही लोग अगर इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे तो इंडिया डेवलप कंट्री जल्दी बनेगा। आज अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो जैसे मैंने बताया वो ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट डायस्पोरा है। हमारे ही देश से लोग पढ़ लिख कर जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तब वहां वो लोग टॉप पोजीशंस को एक्वायर करते हैं। इनफैक्ट आप जानते ही होंगे आज की तारीख में टॉप 20 यूएस कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। राइट फ्रॉम गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई टू आईबीएम के शांतनु नारायण, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में तक 130 प्लस इंडियंस की पोजीशन पर है। सेम ऐसे ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी 80 प्लस इंडियंस काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर रहे थे। इंडियंस की डिमांड इतनी है कि यूएस जैसे कंट्री ने भी सिर्फ 2023 में ही 10 लाख वीजास इंडिया को अलॉट किए थे बेस्ड ऑन मेरिट। ये पावर है इंडियन माइंड्स की जो अमेरिका अच्छे से जानता है। इनफैक्ट H1B वीजा, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, L1 वीजा प्रोग्राम, ऐसे कई सारे पॉलिसीज लाए इसलिए गए हैं ताकि वो हमारे देश के ब्रेन्स को अपने देश में लेवरेज कर सके। बट दिस इज ऑलवेज a loss to India in most of the cases because वो इंडिया के लिए उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते जितना वो कर सकते थे अगर वो अपना टैलेंट और एक्सपर्टीज इंडिया में ही यूटिलाइज करते तो। हमारे देश के सारे रिसोर्सेज, स्मार्टेस्ट ऑफ द माइंड्स अगर बाहर चले जाए तो इस देश को कौन संभालेगा भाई? और हम इन लोगों को भी जरा भी ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज हर किसी इंसान को अपने लिए बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी और एक बेहतर लाइफस्टाइल को परस्यू करने का पूरा हक है। ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकता है जब इंडिया वाकई में ऐसी पॉलिसीज पुट इनटू प्लेस करे कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो कि हर इंडियन, हर भारतीय मोटिवेट हो कि वो इंडिया में ही रहकर इंडिया के लिए ही काम करे और ये काम करते हुए उसे एक अच्छी लाइफस्टाइल हमारी कंट्री उसे प्रोवाइड कर सके। और इस चीज की शुरुआत, इस ट्रेंड का रिवर्सल कहीं ना कहीं हो चुका है। सो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या यही ट्रेंड ऑफ रिवर्सिंग ऑफ द ब्रेन ड्रेन आगे फ्यूचर में और इंक्रीज होगा या फिर इसके बाद वापस से डिक्लाइन ना होना स्टार्ट हो जाए? अपने ओपिनियन को नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। मेरे हिसाब से ये ट्रेंड कंटिन्यू जरूर होगा जब तक इंडिया एक स्टेबल कंट्री बनकर रहती है और इंडिया में इंस्टेबिलिटी फैलाने की फॉरेन पावर्स द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बांग्लादेश में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में तो पता ही होगा, जिस वजह से शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। बेसिकली वहां पर डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी खतरे में है, इस नैरेटिव को चलाकर सरकार को पलट दिया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम इस मुद्दे पर रिसर्च कर रहे थे तब हमें बांग्लादेश में हो रही सिचुएशन के ऐसे कई सारे लिंक्स मिले जो इंडिया में रिसेंटली हो रहे प्रोटेस्ट के साथ मिल रहे हैं। जिन सारे प्रोटेस्ट में एक बड़ा रोल एक ऐसे कंट्री का था जो फेस पर इंडिया का एक बहुत अच्छा दोस्त बुलाता है। एंड ट्रस्ट में, अगर हमने इन चीजों पे नहीं ध्यान दिया तो बांग्लादेश के बाद अगला नंबर इंडिया का भी हो सकता है। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखा है जिसमें मैं सारे फैक्ट्स और लिंक्स आपको साइट कर रहा हूं जो क्लियरली आपको एक माइक्रो और मैक्रो पर्सपेक्टिव में समझा देंगे कि इंडिया के खिलाफ क्या क्या गेम चल रहा है। उस वीडियो को चेकआउट करने के लिए आप यहाँ पर आई बटन दबा सकते हो। ऑल्सो अगर आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो या उनके कोर्सेज को चेकआउट करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके सारे डिटेल्स डाल दिए हैं और वेबसाइट लिंक भी डाल दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसमें कोई शक नहीं है कि एक जैसे एक चीज़ें बदल रही हैं ना, ये एक काम होता है आहिस्ता आहिस्ता। जब आपको एक सारी फैसिलिटीज़ वहीं मिल जाए ना, एक इंडिया में मिल जाए, तो आपको एक क्या मजबूरी है दूसरे देशों में जाकर एक जलील होने की, वहाँ एक जॉब के लिए, वहाँ एक डर के रहने के लिए काफ़ी एक चीज़ें होती हैं। और अपना देश अपना होता है, ऐसे आप खुले रहें, आपको कोई एक टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप एक इंडिया से निकल जाते हैं तो फिर एक ज़रूर टेंशन होती है एक दूसरे देश में। लेकिन ये है कि जो भी एक फैसिलिटीज़ है ना, जो यूनिवर्सिटी का सर ने बताया ना, उससे बढ़कर एक
कुछ भी नहीं है। मतलब जितनी भी एक ओवरऑल एक देख ले, जिसके लिए लोगों की यही कोशिश होती है कि हम जल्दी से एजुकेशन यहाँ से कंप्लीट करें, और बाकी जो है ना वो वहाँ जाकर एक किसी भी मुल्क में ज़्यादा यही है कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, यहाँ ही एक सारे जाकर स्टूडेंट ना एक सेटल होते हैं कि यहाँ पे स्टडी करते हैं, यहाँ पे एक अच्छी जॉब मिलेगी और आगे एक अपना फ्यूचर एक सिक्योर होगा, ऐसे ही एक उनकी सोच होती है। लेकिन अब बिल्कुल ट्रेंड चेंज इसी वजह से हो रहा है क्योंकि एक इंडिया में जैसे है ना, एक एक इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर एक ध्यान दे रहे हैं कि जितने ज़्यादा हो सकते हैं ना एक स्टार्टअप एक अपने नौजवान को दिया जाए, स्टूडेंट्स को दिया जाए। और लवली यूनिवर्सिटी में ना वो तो भाई एक कमाल किया, जिसमें उन्होंने एक बताया एक आप एक स्टडी करें, खेलें, गाएं और एक आप सीखें, एक प्रैक्टिकल चीज़ें आपको करने को मिलती हैं। नहीं, सही बात है। एक ये चीज़ें एकदम से नहीं होगी, लेकिन स्लो इस पर एक वर्किंग एक ज़रूर चल रही है, क्योंकि जब से एआई का सिस्टम आया ना तो काफ़ी लोग अपनी जॉब से एक हाथ धो बैठे हैं। लेकिन एक एआई का मतलब कि इस्तेमाल ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनको एक बंदा तो ज़रूर एक हायर करना पड़ेगा जो एआई का सब जानता भी है। तो अभी भाई एक ट्रेंड ये स्टार्ट हुआ था एआई का लोगों का, तो इधर भाई इंडिया में लोगों ने एक कोर्स कंप्लीट भी कर लिए थे एआई को, तो उसको लेकर काफ़ी ना एक तेज़ वर्किंग है। अब सबसे ज़्यादा एक इंडिया में एक आपको कोर्स वाले बंदे मिलेंगे जिन्होंने एआई में सबसे ज़्यादा एक कोर्स किया है। तो उसी वजह से अब ना एक कंपनीज भी चाहती है कि जो बंदा एक पूरा एक जानकारी रखता है ना एआई की, वो ही हम हायर करें। तो ज़ाहिर बात है इंडिया से ज़रूर हायर होंगे, लेकिन जो एक अब्रॉड में एक अपना काम और एक उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, वो अगर इंडिया में लेकर आ जाए तो इससे एक बड़ी और क्या बात है। क्योंकि ज़्यादातर चाइना को छोड़कर एशिया के यही एक लोगों की होती है कि हम जाकर दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है कि चाइना के भी बिजनेसमैन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस एक नंबर में नहीं करते जितने एक मतलब कि इंडिया से ले ले आप, या एक पाकिस्तान से भी आप जो छोटा मोटा बिजनेसमैन है वो भी अपनी बार इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है क्योंकि एक टैक्स वगैरह से बचकर। लेकिन इंडिया में एक आप आ जाए ना तो आपको इतना टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज एक प्रेफर करती है कि हम अपनी उधर ही एक कंपनीज ओपन करें, जो कि एक टैक्स कम देना पड़ता है। आप हाल ही में देख लें चाइना से कितनी एक कंपनीज इधर मूव हुई है इंडिया में, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। अगर स्टूडेंट एकदम से तो नहीं चेंज हो गए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आगे जाकर ना जब एक आप जो सहूलतें वो चाहते हैं अब्रॉड में मिलती हैं वो इंडिया में मिल जाएं तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा उनके लिए। नहीं बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन यार सबसे आम चीज़ होती है एक स्टेबिलिटी, वो चाहे इकनॉमिकली एक स्टेबिलिटी हो या एक पॉलिटिकली एक स्टेबिलिटी हो, इसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है। क्योंकि अभी के लिए आप एक साल 2 साल के एरा में अगर देखें ना तो जो सबसे ज़्यादा एक अनस्टेबिलिटी आई है ना वर्ल्ड के अंदर, तो उसने एक हर तरफ जो है ना वो एक खासकर इन्वेस्टर्स हो गए या एक फॉरेन में जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी झंझोड़ा है। क्योंकि एक यूक्रेन रशिया वाला सीन जो है ना वो एक बहुत एक लंबा चला गया, और उसके अलावा एक अब तो एक मिडल ईस्ट वाला जो है ना वो भी एक उसी तरह सेम टू सेम उसको एक खींचातानी लगी हुई है। लेकिन वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो सिचुएशन देख के जो है ना वो इन्वेस्टर आगे लॉन्ग एक देखता है कि आगे आने वाला एक फ्यूचर किस कंट्री का एक बेस्ट है और कौन कौन से एक जो ना वो कंट्री इसमें एक वो समझते हैं कि एक हमें बेहतर एक माहौल प्रोवाइड कर सकते, तो उस हवाले से एक इंडिया सबसे बेस्ट है। क्योंकि क्वालिटी एक एजुकेशन के हवाले से अगर बात करें तो आप भाई एक खासकर एक स्टार्टअप्स जिस तरह बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा जो एक फ़ॉरेन में जाके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या इधर से पढ़ के एक फ़ॉरेन जाते हैं, उस वाले से जब वहाँ के इन्वेस्टर्स या जो एक इंडिया के इन्वेस्टर वहाँ पे बैठे वो देखते हैं कि हमारे लोग कितने एक कैपेबल हैं, तो वो आप कोशिश कर रहे हैं कि हम क्यों ना, क्योंकि इधर अब हर एक बिजनेस जो है ना वो ग्रो कर रहा है। खासकर एक इकोनॉमिकली आप देख लें, पिछले जीडीपी के वाले से कुछ अर्सा देख लें तो इंडिया आपको सबसे ऊपर नज़र आएगा, मतलब एक ग्रो करता हुआ।
तो ये चीज़ें जो है ना उनको एक जो है ना वो एक लग रही हैं कि आगे एक उनके लिए बेस्ट होगी। तो इसलिए लोग भाई एक अगर वापस आ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्वालिटी ऑफ एक लिविंग जो है ना वो भी एक इंडिया में अब कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी एक इम्प्रूव हुई है, और ख़ासकर एक जिस तरह का माहौल एक वो जो है ना वो एक समझते हैं कि हमें यूरोप में मिलता है, तो वो एक सेम टू सेम ये चीज़ें जो है ना इधर अब इस चीज़ के ऊपर वर्किंग एक काफ़ी, क्योंकि इंफ्रा की अगर बात करें तो एक गवर्नमेंट का एक इस चीज़ को प्रीफरेंस बेस के ऊपर कर रही है। और उसके अलावा जो भाई एक जिस तरह एक जो है ना वो हैदराबाद के अंदर एक सिटी, एक दुलेरा सिटी या इस तरह के जो बन रहे हैं वो भी एक आगे जाके काफ़ी हेल्पफुल होंगे और एक इन्वेस्टर के हवाले से। तो ये चीज़ें जो है ना वो एक जो है ना वो ब्राइट नज़र आ रही हैं, तो इसलिए लोग भी एक कोशिश कर रहे हैं वापस आने के लिए। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।